देवों की पावन भूमि उत्तराखंड, जहाँ हिमालय की विशाल और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच प्रकृति और आस्था एक साथ मिलकर दिव्यता का अनुभव कराती हैं, जहाँ ठंडी हवाओं में भी ओम की मधुर ध्वनि सुनाई देती है और जहाँ हर गूंजती आवाज़ सिर्फ एक ही नाम पुकारती है, हर हर महादेव। ठीक वहीं विराजमान है श्री केदारनाथ जी। हर हर महादेव। अभी सुबह के लगभग 5:30 बज गए हैं। हम लोगों को उठने में देर हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहला टास्क रहता है शौचालय ढूंढना, क्योंकि इतनी देर में उठे हैं। अब शौचालय मिलेगा या नहीं, मतलब मिलेगा तो है ये, लेकिन खाली रहेगा कि नहीं देखने के बाद पता चलेगा। उसके बाद इसी ठंडे पानी से ब्रश भी करना है। 1 hour later. वहाँ पर एक शौचालय था और वहाँ पर एक पाइप से पानी आ रहा था, और लोग कहते हैं पाइप से जो पानी आता है ना, यहाँ के जो बर्फ होती है उसी में से आता है। हाथ धुलने में हालत खराब हो गई। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। और भाई उधर देखो, वहाँ जो ओम बना हुआ है वहीं से लाइन लग रही है और बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है इस समय। यहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया है तो मेरा सर दर्द भी कर रहा है, बोलने में दिक्कत भी हो रही है। अभी मैं आ गया ओम के जस्ट पीछे साइड। यहाँ पर संगम है और सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर लोग स्नान करके आगे ऐसे ही जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि यहाँ जब लोग आते हैं तो लंबी लाइनों में फंस जाते हैं, क्योंकि VIP दर्शन भी होता है, सरकार को पैसे भी चाहिए। आम इंसानों की लाइन वहां से लगी हुई है। वो जो पुल बना हुआ है पुल के पास से लगी है। अब ऐसे लाइन इधर यहाँ से लेकर ऐसे लगभग आधा किलोमीटर तक तो लगी हुई। अब इसमें कम से कम मुझे लगता है कि शायद 4-5 हजार लोग लगे। श्री केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में भी शामिल है। यह मंदिर मिडिल हिमालय की गढ़वाल रेंज में इतनी अल्टीट्यूड पर है कि वर्ष में 6 माह तो बर्फ से ही ढका रहता है और गर्मियों में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुलता है। दिवाली के 2 दिन बाद ही मंदिर का कपाट बंद करके भगवान शिव की डोली को अगले 6 माह के लिए ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। ये मेरे पीछे जो रेलिंग दिख रही है, इसमें दर्शन करने वालों की लाइन लगी है। इनसे पूछते हैं कि कितने बजे से लाइन लगाए हैं। भैया कितने बजे से लाइन लगाए हैं? 3 बजे। भैया लोग बता रहे हैं कि 3 बजे से लाइन लगाए हैं और अभी यहाँ पहुंचे। मैं अभी आ गया हूँ मंदिर के पीछे साइड, जहाँ पर भीम शिला है। 2013 में जब त्रासदी हुई थी, यहाँ पीछे एक लेक भ्रष्ट हो गई थी, तो सारा पानी उस लेक का बह के इधर ही आ रहा। भीम शिला एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो बहकर इधर मंदिर के पीछे साइड आ गया। पानी की धाराओं को 2 भागों में बांट दिया था, आधा उधर आधा इधर, इसीलिए मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पीछे एक भूस्खलन जैसा दिख रहा है, वहीं ऊपर लेक है एक, और वही लेक बहकर टूटकर इधर आ गई थी। भगवान के यहाँ पर होने की भी एक कहानी है और ये कहानी उस समय की है जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय की ओर चल दिए। लेकिन शिव तो उनसे नाराज थे और मिलना भी नहीं चाहते थे, इसलिए भोलेनाथ ने बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने नंदी को पहचान लिया तब भोलेनाथ जी धरती में समाहित हो गए। पांडव के बहुत प्रार्थना करने पर भगवान शिव अलग अलग रूपों में 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें ही पंच केदार कहा जाता है।
ऐसी मान्यता है कि नंदी का कुबड़ वाला भाग ही श्री केदारनाथ में प्रकट हुआ, जो आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में तथा शिव की जटाएं कल्पेश्वर महादेव में प्रकट हुई। सर्वप्रथम पांडवों ने ही यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया और श्री केदारनाथ जी की पूजा की। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और वर्तमान रूप दिया। मंदिर की वास्तुकला इतनी मजबूत है कि हजारों वर्षों से भारी बर्फबारी और भूकंप सहने के बाद भी मजबूती से खड़ा है। मंदिर के जस्ट पीछे ही भगवान शंकराचार्य जी का समाधि स्थल बनाया गया है। काफी बेहतरीन है, काफी अच्छी डिजाइन में मूर्ति को बनाया गया है। भाई मैं यहाँ चढ़ के आया हूँ और हाई एल्टीट्यूड की वजह से मेरा बहुत तेज सर दर्द होने लगा है। यहाँ बर्फ है, तो बर्फ की वजह से धूप भी बहुत तेज लग रही है आंखों में, क्योंकि बर्फ का एल्बिडो पावर बहुत ज्यादा होता है। आंखों में चुभ रहा है। मैं अभी काल भैरव मंदिर से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ। वहाँ पर वो काल भैरव मंदिर है और उधर वहाँ पर केदारनाथ जी का मंदिर है और काल भैरव जी। ऐसी मान्यता है पूरी घाटी की रक्षा काल भैरव जी करते हैं और जितने भी यात्री केदारनाथ जी में आते हैं उनको काल भैरव जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चढ़कर आना पड़ता है और भाई मेरी तो हालत खराब हो गई है, बोले नहीं जा रहा। मेरे पास पेन किलर है, लेकिन वहाँ नीचे मेरे चाचा बैठे हैं, किधर उधर बैठे हैं, तो उनके पास है। मैं वहां से जाऊं फिर यहाँ आऊं, इतनी हिम्मत मेरे अंदर अभी है नहीं। लेकिन ऊपर जो कोई भी आया है उसके लिए ये नज़ारा बहुत ही बेस्ट है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है असली वाले और उस पर पूरे पर बर्फ पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग वहां गए हैं, वहां ऊपर उस वाले पहाड़ पर ऊपर जा रहे हैं। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और हमने हर हर महादेव भाई और हमने वापसी का रास्ता शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि गौरीकुंड तक कितने बजे पहुंचते हैं। केदार घाटी आपको कैसी लगी हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय केदार बाबा। बेस कैंप से बड़ी लिंचोली आने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है, तो हमने अभी शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया है और बहुत ही रिस्की है भाई। इस रास्ते से कोई मत आना। फाइनली हमने केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट कर ली है। हमें लगभग 6 घंटे लगे नीचे उतरने में। सुबह हम 12 बजे चले थे और अभी लगभग 6:20 हो रहे हैं और हम अभी गौरीकुंड पहुंच आए हैं। नीचे उतरने में भी बहुत मेहनत लगती है, पैर दर्द होने लगा था, लेकिन 6 घंटे में आ गए। हर हर महादेव दोस्तों, आज हमारी ट्रिप का चौथा दिन है और अब हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जी के लिए। और ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है बढ़िया सा लोकेशन, यही है ऊखीमठ। बाबा केदारनाथ जी की जो 6 महीने डोली यहीं पर रहती है। उसके बाद जब कपाट खुलता है तो डोली यहाँ से वहाँ के लिए ले जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ऊखीमठ जैसा लोकेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही मस्त लोकेशन है। इंडिया में भी ऐसी जगह है जो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है।
तो मैं भी एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है और इस स्थान का नाम है चोपटा। बेसिकली चोपटा उत्तराखंड की चमोली जिले में पड़ता है और सोनप्रयाग से जब आप बद्रीनाथ की ओर जाएंगे तो रास्ते में ही पड़ता है और भाई बहुत मस्त लोकेशन है। यहाँ मैं ड्रोन शॉट लेने वाला हूँ और आपको कुछ सिनेमैटिक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। रास्ते तो भाई अल्टीमेट है, सिंगल रोड है तो थोड़ा सा ड्राइविंग करना मुश्किल रहता है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो बहुत ही फास्ट चलाते हैं। ये चोपटा से मैं 2 किलोमीटर आगे आ गया हूँ क्योंकि चोपटा में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। कहीं हमको प्लेस ही नहीं मिल रहा था जहाँ हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सके। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. भाई यात्रा में थकान तो बहुत लगती है, लेकिन ऐसे नज़ारा देख के मन खुश हो जाता है। अभी लगभग 1 बज गए हैं और मैं अभी यहाँ पहुँचने वाला हूँ जोशीमठ, जो कि बद्रीनाथ के रास्ते पर है। और भाई केदारनाथ से जो बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है चोपटा होकर, वो रास्ता अल्टीमेट है। मतलब हर किसी का सपना होता है कि ऐसे रास्तों पर चले, और भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे रास्ते देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है मेरे लिए। वहाँ मेरे पीछे कुछ घर दिख रहे हैं। हमारे जो ड्राइवर हैं अंकल जी, उनसे मैंने पूछा कि वहाँ पर जाने के लिए कोई रोड होगी, तो वो बोल रहे नहीं भैया, वहाँ पर वो केवल पैदल यात्रा करते हैं और अपने जो भारी भरकम सामान है अगर वो ले जाना हो तो वो घोड़े या खच्चरों से ले जाते हैं। ये टिमुरू की लकड़ी है और ये किसी औषधि के काम में आती है। औषधि के लिए आती है, घर में शुरू की। अच्छा, जो भोलेनाथ की अच्छा अच्छा वो है। अच्छा, मछली हमारे 90% गाड़ियों में मिलेगा ये। अच्छा। अच्छा अंकल, ये कहाँ मिलता होगा? यही कहीं यही होता पहाड़ों में। पहाड़ों में होता है। हम लोग जब से हरिद्वार से घुसे हैं यहाँ पर चारों तरफ केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़, और कभी 1000 मीटर ऊपर जा रहे हैं, फिर 2000 मीटर नीचे जा रहे हैं, और आपको बताओ कि पूरा सर दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगता है। और सोनप्रयाग में तो थोड़ी सी ठंड थी, उसके बाद हम लोग जब नीचे गए तो गर्मी आई, लेकिन मैंने स्वेटर नहीं उतारे और मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की जुकाम हो गई। अभी हम लोग जोशीमठ से थोड़ा नीचे आ गए हैं और यहाँ से बद्रीनाथ शायद 30 किलोमीटर बचा हुआ है, और रास्ते में मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। जहाँ पर रुके ना वहाँ का लोकेशन काफी मस्त है। सामने ही 2 ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ
पहाड़ियां हैं और उनके बीच में एक ऊंचा सा वाटरफॉल है। और भाई मौसम एकदम अल्टीमेट तगड़े वाला बन चुका है, बारिश वाला, जून या जुलाई वाला। ठीक है, तो आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए और उसके बाद मिलते हैं सीधा बद्रीनाथ में। भाई अभी हम लोग बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं और वहां से लगभग 10-15 किलोमीटर पहले ही रोड पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं और वो हमारा रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि लाइन नहीं लगानी पड़ती है, रास्ते में ही आके गाड़ी पर ही चेक कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, इससे हमारा समय बचता है और बिना रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं है, लेकिन ऑफलाइन भी शायद बन जाता है यहाँ आने पर।